हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, कौन सी टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग बहुत ही आसानी से जो मेरा गोल है JRF अचीव करने का विद द गुड रैंक, हम लोग उसको आसानी से अचीव कर पाए, राइट। और ऐसी कौन सी, यानी कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि जो एक एस्पायरेंट जो होता है उसके मन में सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कि कितनी यूनिट्स टारगेट करनी चाहिए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनको हमें नहीं करना चाहिए, और क्या एज लिमिट होती है, और कितना टफ पेपर है, और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, ओके, और कट ऑफ क्या जाता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, इस सारी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोना वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी, राइट। तो देखिए हर एक एस्पायरेंट पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको 3 मंथ्स में क्रैक कर लेते हैं, कुछ लोग 1 मंथ्स में ही क्रैक कर लेते हैं, कुछ लोग 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी के लिए जाते हैं, कुछ लोग 12 मंथ्स के लिए, राइट। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने मंथ्स में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे सिर्फ 1 महीने में क्वालिफाई करते हैं या फिर 3 महीने में क्वालिफाई करते हैं वो लोग कुछ जड़ी बूटी पी लेते हैं तो बहुत ही आसानी से वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे का ना बैकग्राउंड जो होता है उस पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। कुछ एक बच्चा सपोज़ करिए अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में बहुत अच्छे से उसने प्रिपरेशन की है, अच्छे से 12th पढ़ा है, ग्रेजुएशन पढ़ा है अपना, राइट, एंड मास्टर्स में भी उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा सा उसने अपना जो बेसिक है उसने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, राइट, उसको सारी चीज़ें पहले से आती हैं। और वहीं एक बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, अपने ग्रेजुएशन में एवरेज गया, उसका मास्टर्स भी एवरेज गया, तो उसको क्या होगा, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, राइट। उसको प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो वो जो स्टूडेंट रहेगा, वो जो कैंडिडेट रहेगा, वो कितने मंथ्स के लिए जाएगा, या तो वो 6 मंथ्स में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा या तो वो 12 मंथ्स में, राइट। तो ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन है, that is 6 months enough for net preparation or not। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ समझाई, ठीक है, हर एक एस्पायरेंट पे डिपेंड करता है। सो अब हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी एस्पायरेंट हो चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, राइट, तो वो स्टूडेंट चाहता है कि क्या जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, राइट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, उनकी सारी चीज़ें अच्छे से आती होती हैं, राइट, बेसिक भी स्ट्रांग होता है सब कुछ, बट फिर भी कुछ क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उनकी वजह से उनका एग्ज़ाम जो होता है वो रह जाता है, राइट। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मार्क्स से, कुछ ही बस ओनली 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स वजह से उनका JRF जो रहता है वो क्वालिफाई होते होते रह जाता है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया क्या 6 मंथ्स इनफ है फॉर नेट प्रिपरेशन, एग्जैक्टली, क्यों नहीं, ऑफकोर्स इनफ है। अगर आप अच्छे से टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी को, अच्छे नोट्स को, अच्छा तरीका अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, एंड अपना जो वो होता है टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हो, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है कि दैट यू कैन नॉट डू इन 6 मंथ्स। नो, ऑफ कोर्स यू कैन, ओके। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं, राइट। आखिर ये एग्ज़ाम हम कितनी बार दे सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स में लिमिट होती है, राइट, कि आप इसको सिर्फ 5 बार टारगेट करेंगे, 4 बार या फिर 6 बार। तो देखिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी जो लिमिटेड एज है, राइट, आपकी जो एज है आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, राइट। किसी वो कैटेगरी के अनुसार है, 28, 27, 29, वटेवर आप इसको जो ब्रोशर है इसका आप वहाँ पे डिटेल्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो आप
यस, जब तक आपकी एज है आप इस एग्ज़ाम को चाहे जितनी बार टारगेट कर सकते हैं। सो ही यस, so yes, this slide is very very important. Okay, you can see here the previous year data जो कट ऑफ रहा है इस एग्ज़ाम का। अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो स्ट्रीम की बात करें तो लाइफ साइंस का जो कट ऑफ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये यहाँ पे JRF का दिया हुआ है और यहाँ पे ये लेक्चरशिप का कट ऑफ मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको लाइफ साइंस का कट ऑफ दिया हुआ है। ये अगर आप यहाँ पे उससे हैं, यानी कि अगर आपका जो केमिकल साइंस से है, ठीक है, सॉरी दिस इज़ केमिकल नॉट केमिस्ट्री। ओके, अगर आपके केमिकल साइंस से हैं तो आपका जो कट ऑफ दिया होगा वो ये है, ये आपकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अगर आप अर्थ साइंस से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं तो आपका ये है। ठीक है, ये नेट का जो रहता है ना, यानी कि जो लेक्चरशिप है उसका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम आया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको LS का मिलता है। अगर आपके थोड़ा अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा जाता है मार्क्स, ठीक है, परसेंटाइल, अगर लाइफ साइंस के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको JRF मिलता है। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि एक रूल ये भी है कि अगर आप लाइफ साइंस में देखते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटाइल निकल के आता है। ठीक है, वहीं केमिकल एंड अर्थ साइंस मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसमें आपका सिर्फ परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे आपको परसेंटाइल नहीं निकालना होता है। खैर, हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है लाइफ साइंस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 98.78 इसका कट ऑफ गया था। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग EWS के बारे में बात करें तो ये रहा है। OBC के बारे में ये 96.229, SC कैटेगरी में 90.53, ठीक है, ST में ये। तो इसमें ये होता है राइट कि जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट इसी के अराउंड हर साल आता है। ठीक है, हर बार इसी के अराउंड ही रहेगा, बस थोड़ा सा 2-3% इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है, बट ऑलमोस्ट आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बहुत से एस्पायरेंट्स के मन में, जो भी न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन के लिए रेडी होते हैं, यानी कि वो न्यू स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं राइट, उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बहुत से बेनिफिट्स भी हैं कोचिंग के। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना वो है, बेनिफिट है। ठीक है, एंड अगर सेल्फ स्टडी के लिए आप जा रहे हैं तो उसका एक अलग है। ठीक है, एंड कोचिंग में इसका अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें सेल्फ स्टडी, तो देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं राइट, आपने सिलेबस को देखा अपना, आपने सोचा चलो ठीक है मैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत के बच्चे सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। यस, बहुत से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बहुत से लोगों ने किया भी है। और कोचिंग के बारे में बात करें, अगर आपको लगता है राइट ये पूरा सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग उतने लिमिटेड टाइम में, जितना टाइम में आप टारगेट करने वाले हैं 6 मंथ्स में या फिर 12 मंथ्स में, अगर आपको लगता है दैट यू कैन cover your syllabus and you can practice, you can do everything whatever needed for this exam, okay, then you can go for self study। आप क्या करिए, सेल्फ स्टडी के लिए आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस को देखिए। ठीक है, आपने अपने सिलेबस को एनालाइज किया, देन क्या किया, PYQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ठीक है, और खुद से नोट्स बनाए आपने एंड सारी चीज़ें। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप को डेडिकेटेड रखना पड़ता है। ठीक है, पर डे डेली आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप थोड़ा सा भी आप अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं कुछ मंथ्स के लिए, कुछ वीक के लिए अगर ये सेल्फ स्टडी जो प्रिपरेशन है उसको हम स्किप कर दें तो ये चीज़ बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली रेगुलर खुद को डेडिकेटेड रखना पड़ता है, देन ओनली यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, जो भी आपने टाइम को टारगेट किया है। वहीं अगर कोचिंग के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करें तो कोचिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको जो आपके जो गाइड होते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं जो आपको प्रिपरेशन कराते हैं, वो आपको सारी चीज़ें नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको
PIQs भी दे देंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं। एंड आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाती हैं। और एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो बोथ आर गुड। ओके, अगर आप दोनों चीज़ों के लिए जा सकते हैं, कोचिंग के लिए भी एंड सेल्फ स्टडी के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डज CSIR रिपीट क्वेश्चंस? क्या CSIR अपनी क्वेश्चंस को रिपीट करता है? जैसे कि आप सपोज करिए जितने भी PYQs आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं, क्या वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं? तो देखिए, जी नहीं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होता है, राइट, वो हमेशा रिपीट करता है। क्या रिपीट करेगा? कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रिपीट करेगा, ठीक है। आप जितने भी PYQs उठा के देख लीजिए, ये रहता है ना कि जो आपका सेंटेंस रहेगा, जो आपके जो क्वेश्चन का जो फॉर्म वो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शंस किसी किसी एग्जाम पेपर में, ठीक है, सेम रहेंगे, बट उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वे में इस तरह से पूछा गया है किसी भी ईयर में, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाएगा, तो वो मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, जी नहीं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे आपको जो आपका जो कॉन्सेप्ट्स होगा वो रिपीट करते हैं, ठीक है। So questions are not necessarily repeated, but the CSIR net previous year questions does give clarity about the types and nature of questions that like to be asked. तो आप तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप PYQs को एक बार जाके देखिए। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि जो लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता है CSIR नेट में, ठीक है, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका क्या सीक्वेंस होता है, हमें सबसे पहले कौन सी यूनिट को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, ये उसका जो सिलेबस है, ठीक है, यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो ये है मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट जो है हमारे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यूनिट 4। यूनिट 5 में आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। यूनिट 8 जो रहेगी वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी एंड यूनिट 9 जो रहेगी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जितनी यूनिट्स मेंशन होकर रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बट फिर भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ यूनिट्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारी यूनिट्स को टारगेट करो तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ 7 यूनिट्स को टारगेट कर लेते हैं, या कुछ 9 को कर लेते हैं, या कुछ 10, ठीक है। तो देखिए डिपेंड आप पे करता है, अब क्या है, टाइम टू टाइम जो इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज होता जा रहा है। कभी कभी बहुत डीप में क्वेश्चन जाते हैं, जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार क्या होता है कि हर एक यूनिट से ऑलमोस्ट आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट बी एंड पार्ट सी अगर मिला के देखा जाए तो 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अगर 6 यूनिट्स को या फिर 7 यूनिट्स को टारगेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उस यूनिट्स की क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएँ। So that is why I am saying just try to cover units as much as you can, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यूनिट्स को टारगेट करेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्वेश्चंस को टारगेट करने की ना जो क्वांटिटी रहेगी, एबिलिटी रहेगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। सो जस्ट सपोज एक स्टूडेंट है, अगर आप 10 यूनिट्स को टारगेट करके जा रहे हैं तो मे बी यू कैन क्वालिफाई विद दीज ओनली यूनिट्स। ऑफकोर्स बच्चे करते भी हैं। तो यहाँ पे अच्छा हम लोग ये देखते हैं कि आखिर अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्किप सम यूनिट्स, तो कौन सी आप यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना आपको हार्म नहीं होगा, ठीक है, उतनी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो देखिए,
अगर आप कोई भी यूनिट को स्किप करना चाहते हैं तो आप यस यू कैन स्किप दिस यूनिट, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्किप, नो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि 13 यूनिट्स को कौन पढ़े, तो आप इस 1-2 यूनिट्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लें, सारे टॉपिक्स आपको यूनिट बहुत हार्ड लग रही है, तो आप उस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, अगर आप चाहें तो इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट अगर आप देखिए अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जूलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स यानी कि प्लांट से आते हैं, आई थिंक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं, राइट। सो अगर आप इनमें से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड अलग है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं, बट प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ओके। और और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं अगर उनके बारे में बात करें तो कौन सी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहली यूनिट ये हो गई, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हैं, एंड बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं, ये तो बेस ही होता है, ओके। डे बायो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, इनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कह सकते बट ये यूनिट बहुत ही इजी होती है एंड बहुत ही अच्छी यूनिट है, आपको बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए भी, ठीक है। एंड मेथड्स इन बायोलॉजी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी, और टेक्निक्स हैं तो इम्पॉर्टेंट है, ओके। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो 13 में से आप चाहें तो 1-2 यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं, ओके। इसके स्किप करने के बावजूद भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप अपना डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको बता दूँगी, ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई देयर, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल सो दैट आपको ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।